नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। दोस्तों, साइंस के स्पेशल बैच में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस बैच में हमारा टारगेट है कि आपको कम समय में सुपर फास्ट 1000 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएं। और दोस्तों, ये बैच आपके आरआरबी के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। और दोस्तों, ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले इसकी क्लास 1 मैंने लॉन्च कर दी है और क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन लाइन में जाकर आपको पूरे प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम अपनी दूसरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपके जो पहला वीडियो था वहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के साथ आपको ये अंत किया था इस सीरीज का कि निम्नलिखित में कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जल जाती हैं। तो वहाँ पर आपको सोडियम और पोटेशियम बता दिया था। जाकर क्लास को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लाइन में लिंक है। यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो केमिकल चेंज का कौन सा उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना, गुथी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, कि नमक का पानी में घुलना। इन चारों में बताना है कि कौन सा ऐसा उदाहरण है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, परिवर्तन आपके दो प्रकार से, एक रासायनिक परिवर्तन होता है और एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है। और यहाँ दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ये आपके क्या है, आपके केमिकल चेंज का उदाहरण है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें, अगर आपको रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बने, इसमें कोई नया पदार्थ बने। जैसे अगर आपको कहते हैं कि कागज का जलना क्या है, कागज का जलना, तो कागज का जलना क्या होगा दोस्तों, आपका ये रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि कागज जलेंगे तो आपके कागज से एक अलग अलग ही पदार्थ बन जाएगा, आपका काले रंग का कोयला टाइप का। तो इसी प्रकार से मतलब कि नया पदार्थ बन जाए तो वो आपके रासायनिक परिवर्तन होता है। और उसी पदार्थ में कुछ चेंज आ जाए तो आपका होता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये आपका कौन सा है, ये आपके भौतिक परिवर्तन है। घुसी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये क्या है दोस्तों, कोई नया पदार्थ नहीं बना, वही पदार्थ है। तो ये आपका भी, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ये भी आपका, अगर नमक को पानी में घुल देंगे तो उसको फिर से अगर गर्म करेंगे फिर से नमक बन जाएगा। कहने का मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बना, वही पदार्थ है। तो ये आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। जो पेट्रोल है, इसकी अगर आपको गुणवत्ता को अभिव्यक्त करना है तो किसके द्वारा आप करेंगे। सीटेन संख्या द्वारा, स्वर्णांक द्वारा, ऑक्टेन संख्या द्वारा, या फिर योजित अनलेटेड यौगिक द्वारा। तो बताइए दोस्तों, उत्तर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि जो पेट्रोल की गुणवत्ता है ये दोस्तों आपके ऑक्टेन संख्या में मापते हैं। क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार देखने को मिला है। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते रहा है, तो एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें देख लीजिए कि जो सीटेन संख्या है ये आपके डीजल की गुणवत्ता का मापक है। अगर डीजल की गुणवत्ता आपको व्यक्त करनी है तो उसको आप आपकी सीटें संख्या व्यक्त करेंगे। और पेट्रोल की पूछे तो आपने संख्या में। दोनों क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सेशन के बारे में जान लीजिए कि सेशन आपका 20 मिनट का सेशन रहता है। जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर पाते हैं ये 20 मिनट में कवर करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं सारे फुल डिटेल में कराए जाते हैं, जिससे कि एक क्वेश्चन से आपकी 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। जो कौन सा ऐसा जीव है जो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। दोस्तों, क्या जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। दोस्तों, जीवाणु शामिल है, नील हरित शैवाल भी शामिल है, और माइकोप्लाज्मा भी शामिल है। क्योंकि माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, लेकिन ये कवक शामिल इसमें नहीं है। क्योंकि कवक का एक अलग ही ग्रुप आपके कवक का है, तो ये कवक जगत एक अलग ही है, तो आपके उसमें चला जाता है। तो ये आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें जो कवक है ये मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा ये आपके मोनेरा जगत में शामिल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो WH विटेकर एक थे, WH विटेकर, इन्होंने ही सर्वप्रथम आपके संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटा था, जिसमें एक उन्होंने मोनेरा जगत में बांटा था, एक मोनेरा में, एक आपके प्रोटिस्टा में, तीसरा उन्होंने कवक में बांटा था, चौथा उन्होंने पादप में बांटा था, और 5वां उन्होंने जंतु में बांटा था।
तो अगर पूछ ले कि जीव जगत को 5 जगतों में किसने विभाजित किया, तो आपके विटेकर साहब ने, आर.एस. विटेकर इनका पूरा नाम है। इन्होंने सर्वप्रथम आपके पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा था, और वो आपके कौन थे, मुनीरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। तो दोस्तों देखिए एक जगत आपका कवक अलग से ही है, तो कवक इसमें आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। और जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा ये आपकी मुनीरा जगत में जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि कवकों के विषय में असत्य कथन है। कवक के विषय में क्या असत्य कथन है, यही आपको बताना है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कवकों का जो अध्ययन होता है ये आपके माइकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों ये माइकोलॉजी से भी परीक्षाओं में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक माइकोलॉजी होता है, एक होता है फाइकोलॉजी। यहाँ पर देख लीजिए, ये बात भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि फाइकोलॉजी क्या है। दोस्तों शैवालों का अध्ययन, स्टडी आपका एलगी क्या होता है दोस्तों, आपका फाइकोलॉजी होता है। शैवालों का अध्ययन क्या होता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और कवकों का अध्ययन, फंगी का स्टडी आप किसके अंतर्गत करते हैं, माइकोलॉजी के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए विकल्प तो दोस्तों सही है कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों दूसरा विकल्प कि कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। दोनों विकल्प सही। तीसरा है कि कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत उत्तर है। ये यही आपका दोस्तों असत्य कथन है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दोस्तों ये परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं। और परजीवी में भी ये विशेष मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं, आपके मृतोपजीवी होते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये दोस्तों आपके जो भी चीज़ें मर जाती हैं, जो भी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डेथ हो जाती है, उनका आपको दोस्तों सड़े गले पदार्थों का ये करते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये आपके मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं आपके, और परजीवी होते हैं, दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ये बातें आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो सी विकल्प तो आपका बिल्कुल गलत है कि कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। डी विकल्प है कि यीस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। बिल्कुल सही दोस्तों, कवक के उदाहरण क्या है, आपका ईस्ट है, याद रखना होना चाहिए। अगर पूछ ले कि ईस्ट किसका उदाहरण है, तो आपको कवक और मशरूम की जो सब्जी बनती है वो कवक का ही उदाहरण होता है। तो ये बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सी विकल्प हो जाएगा, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही असत्य कथन है। यहाँ पर असत्य कथन आपसे पूछा गया था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपके मिलान से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2 सूची दी गई है, उसके बाद उसी कुछ से मिलाना है कि यहाँ पर पहले में मानव खोपड़ी। इस दोस्तों आपके कंकाल तंत्र से क्वेश्चन है, किससे, कंकाल तंत्र से। तो इसमें से आपसे पूछा गया कि किस अंग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर कि मानव खोपड़ी जो है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों। मानव खोपड़ी में आपके कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी, 29 हड्डियां। तो ये आपका जो ए वाला है आपके सी में जाएगा, ए वाला आपके तीसरे वाले में जाएगा। इसके बाद है मेरुदंड। तो मेरुदंड की बात करेंगे तो ये आपके इसमें 33 अस्थियां होती हैं। कितनी, 33 अस्थियां मेरुदंड में, 33 अस्थियां। पसलियों की बात करेंगे तो इसमें 24 अस्थियां होती हैं, जिसमें 12 पेयर 24 अस्थियां होती हैं। और उरोस्थ की बात करेंगे तो उरोस्थ में 1 अस्थि होती है, उरोस्थ में 1 अस्थि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मिलन क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर आपका मिलन क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1। पहला वाला दोस्तों आपके 3 में गया, मानव खोपड़ी में 29 अस्थियां, मेरुदंड में जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं आपके 33 अस्थियां, पसलियां जिसे रिब्स कहते हैं इसमें आपके 24 अस्थियां, और उरोस्थ जिसे स्टर्नम कहते हैं इसमें आपकी 1 अस्थि। तो दोस्तों 3 4 2 1 देखते हैं किस विकल्प में है, 3 4 2 1 किस विकल्प में है दोस्तों, ये आपके सी विकल्प हो जाएगा, 3 4 2 1, यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि किसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। और मानव खोपड़ी वाला और मेरुदंड वाला तो कई बार परीक्षा में पूछा गया, पथलियों वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें दोस्तों, इसके बाद है कि निम्नलिखित पदार्थ एवं उनके वर्ग का सही सुमेल नहीं है। इसमें दोस्तों 3 विकल्प आपके सही हैं, कौन सा सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। पेप्सिन, कार्बोहाइड्रेट, ये दोस्तों पहला ही मिलान सही नहीं है। कैरोटीन जो होता है विटामिन, बिल्कुल सही है। केरेटिन प्रोटीन, ये भी सही है। और टेस्टोस्टेरोन आपका एक प्रकार का हार्मोन है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पेप्सिन होते हैं दोस्तों, ये प्रकार के एंजाइम होते हैं। पेप्सिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक प्रकार का एंजाइम है। एक प्रकार क्या है दोस्तों, एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। कौन, आपका पेप्सिन।
तो जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है ये आपके प्रोटीन को तोड़ने कार्य करता है। ये प्रकार का एंजाइम है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। और कैरोटीन जो होता है ये आपका एक प्रकार का विटामिन होता है जो आपके मनुष्य के आपके नाखूनों में और बालों में पाया जाता है और पशुओं के सींगों में पाया जाता है। तो ये कैरोटीन वो विटामिन होता है। केरेटिन आपके एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है, जनन हार्मोन होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सा मेल सही नहीं है आपका, एक पहला विकल्प वाला। देखिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह है। तो मानव के मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह कौन सा है, यही आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपका प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण। दूसरा है अनुमस्तिष्क, इसे कहते हैं सेरिबेलम, इसे मुद्रा समन्वय व संतुलन। इसके बाद है मेडुला एब्लोंगेटा, इसे में आपका होता है श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना। तो इसमें कौन सा आपका संबंधित है, उनके कार्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें जो पहला है आपका सेरिब्रम, ये बिल्कुल सही है कि ये ऐच्छिक क्रियाओं में स्मरण शक्ति का आपका क्षमता का नियंत्रण करता है। जो अनुमस्तिष्क से सेरिबेलम कहते हैं ये मुद्रा समन्वय व संतुलन का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही बात है। मेडुला एब्लोंगेटा जो श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपका लास्ट वाला हाइपोथैलेमस दिया गया है ये दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना नहीं करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो दोस्तों ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अग्र मस्तिष्क के डाइएनसिफेलॉन का भाग होता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है दोस्तों, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कौन, आपका हाइपोथैलेमस। और दोस्तों इसके अतिरिक्त यह पीयूष ग्रंथि से जुड़कर लैंगिक व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ना कि ये दृश्य ग्रहण उनकी विवेचना करता है। तो कौन सा गलत समूह है आपसे पूछा गया था, तो आपका बिल्कुल डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना आरंभ कर देता है। जो मानव का भ्रूण जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो, ये कब दोस्तों क्या करता है, हृदय कब स्पंदन, कब धड़कना प्रारंभ करता है, ये आपसे पूछा गया है। विकास के प्रथम सप्ताह में, विकास के तृतीय सप्ताह में, विकास के चतुर्थ सप्ताह में, या फिर विकास के छठे सप्ताह में। ये आपसे पूछना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टेड रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विकास के चतुर्थ सप्ताह में मानव भ्रूण हृदय स्पंदन आरंभ कर देता है। दोस्तों मैं बात करूं अगर आपसे कि चतुर्थ सप्ताह से लेकर चतुर्थ सप्ताह विकास के तीसरे चतुर्थ नहीं दोस्तों, तीसरे से आठवें सप्ताह, तीसरे से लेकर आठवें सप्ताह तक, तीसरे से लेकर आठवें सप्ताह तक की अवधि को दोस्तों भ्रूण विकास काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण विकास काल, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड, इसे लिख सकते हैं ई एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड। ये दोस्तों तीसरे से लेकर आठवें सप्ताह के बीच को काल को कहा जाता है। और इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है, शरीर के अंगों का विकास होता है। जब लड़का जो पैदा होता है, जब माँ के गर्भ में रहता है तो एक प्रकार के भ्रूण की अवस्था में रहता है। और तीसरे से लेकर आठवें सप्ताह के बीच में उसकी अवस्था काल को एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहा जाता है, जिसमें आपके शरीर की अवधि के शरीर के अंगों के विकास होता है। तो आपका तीसरे से आठवें सप्ताह होता है, उसी में ही चौथे सप्ताह में आपके दोस्तों हृदय आपका स्पंदन करना भी आरंभ कर देता है। तो ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया कि मानव भ्रूण हृदय कब स्पंदन आरंभ करते हैं, तो विकास के चतुर्थ सप्ताह में। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का अन्य नाम है। जो विटामिन B2 होता है इसका अन्य नाम क्या होता है, थायमिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है कि रेटिनॉल होता है, ये बताएं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन 2 का अन्य नाम क्या होता है आपका, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है। दोस्तों विटामिन 2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या है आपके, एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दोस्तों दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम आदि विटामिन 2 के अच्छे स्रोत हैं। यह जल में, अब दोस्तों यह क्या है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों आपको याद होगा विटामिन B और विटामिन C, ये दोनों क्या दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील, इसमें आपके जल में। और इसके अलावा दोस्तों आपको कहते हैं ADE के विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। कहाँ पर, आपके वसा में। तो ये आपके वसा में घुलनशील हैं और ये आपके जल में घुलनशील है, विटामिन B एंड C, ये आपको याद होना चाहिए विशेष रूप से। तो विटामिन B2 के जितने भी फॉर्म हैं आपके, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B12 जितने भी है, ये सारे भी जल में घुलनशील होते हैं। तो ये बातें आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, विशेष रूप से याद होनी चाहिए। और इसकी कमी से दोस्तों शरीर के भार में कमी आ जाती है दोस्तों। ये आपके विटामिन B2 जो है इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, भार में कमी। तो शरीर के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। साथ ही त्वचा, होंठ अथवा जीवा में रूखापन आ जाता है दोस्तों। जो त्वचा होती है आपके, जो होंठ होते हैं, जो जीवा होती है, उसमें रूखापन आ जाता है। क्या होता है आपका, रूखापन आ जाता है। तो इतनी बातें आपके विटामिन 2 के बारे में जानिए दोस्तों। विटामिन से प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। चलिए कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके विटामिन के बारे में देता हूँ, और ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये आपको नोटबुक में आपको नोट होनी चाहिए, जो मैं आपको अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर देने चल रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछता है कि विटामिन के दोस्तों आपके रासायनिक नाम बताइए। तो यहाँ पर एक तो आप जान गए कि विटामिन 2 का रासायनिक नाम के राइबोफ्लेविन है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ अतिरिक्त बातें बताता हूँ जो परीक्षा में पूछा जाता है कि जो विटामिन ए है, यहाँ पर मैं सीधा ए लिखता हूँ। जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम आपके रेटिनॉल होता है। क्या होता है आपका, रेटिनॉल होता है। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, विशेष रूप से आपको मैं बता रहा हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से आपकी रतौंधी होता है। क्या होता है दोस्तों, आपकी रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो विटामिन बी होता है इसका रासायनिक नाम होता है आपके थायमिन। क्या होता है आपका, थायमिन होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से आपके बेरी रोग होता है। ये आपको दोस्तों विशेष रूप से याद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों विटामिन B12, B2 जिसे कहते हैं आपके राइबोफ्लेविन। क्या पर राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से आपके त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, त्वचा फटना, इस प्रकार के आपके रोग होते हैं आपके विटामिन B2 से। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका विटामिन B3 दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है आपका निकोटिनेमाइड या नियासिन भी इसे लिखते हैं, नियासिन। ये पूछा था आपके विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है आपके, नियासिन। उसके बाद दोस्तों इसकी कमी से दोस्तों पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है आपका, पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा मतलब त्वचा में त्वचा या फिर दांत होना, ये आपके होता है। और देखिए दोस्तों इसके बाद है विटामिन B5। जो दोस्तों विटामिन B5 होता है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है आपका, पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटोथेनिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, आपके विटामिन B5 है। 5 से पेंटो, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और दोस्तों इसकी कमी से आपकी मंदबुद्धि होना हो जाता है, बाल सफ़ेद होना। जो आपके बाल सफ़ेद होते हैं कम समय में, अगर आपकी अगर उम्र से पहले हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर विटामिन B5 का कमी है। तो बाल सफ़ेद होना आपकी किसकी कमी से होता है, विटामिन B5 से। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये बातें आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पूछा जाता है परीक्षा में, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से आपके भयंकर एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया। ये बात याद होनी चाहिए आपको, एनीमिया त्वचा रोग भी होता है। और विटामिन B7 जो है दोस्तों, विटामिन B7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बायोटीन कहते हैं, बायोटीन। तो ये इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी दोस्तों आपके लकवा रोग होता है, बालों का गिरना, लकवा, शरीर में दर्द। लकवा विशेष रूप से याद रखेंगे, लकवा और बालों का गिरना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम दोस्तों के फॉलिक अम्ल। क्या दोस्तों, आपके फॉलिक अम्ल। ये दोस्तों आप लोग इसको आपको स्किप नहीं करेंगे, इसको आप इसको नोट करके याद करेंगे। ये परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो विटामिन B11 फॉलिक अम्ल है। इसकी कमी से आपको दोस्तों पेचिश रोग होता है। कौन सा रोग होता है, आपकी पेचिश रोग। ये आपको नोटबुक में नोट होना चाहिए और याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद है विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका रासायनिक नाम परीक्षा में कई बार पूछा गया है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से आपकी एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है आपका, पांडु रोग। ये बातें आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे परीक्षा पूछा तो विटामिन B12 के बारे में आप विशेष रूप से याद रखेंगे। और विटामिन B6 के बारे में विशेष रूप से, इसकी कमी से आपके एनीमिया रोग होता है और पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे आपको याद करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका विटामिन C।
तो इसकी कमी से कौन होता है दोस्तों विटामिन सी। पहले रासायनिक नाम बताइए, बिल्कुल सही, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या होता है दोस्तों, आपके रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके स्कर्वी रोग होता है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है आपका, स्कर्वी रोग होता है। मसूड़े का फूलना, ये पूछा गया इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, मसूड़े का फूलना। इसके बाद देखिए विटामिन डी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन डी की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम पूछा गया है परीक्षा में, कितनी बार पूछा गया है बता नहीं सकता, इतनी बार पूछा गया है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा होता है, सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स। दोस्तों बच्चों में कौन सा रोग होता है, आपके रिकेट्स रोग होता है। और आपके वयस्क में आपके ऑस्ट्रियोमलेशिया, याद रखेंगे, ऑस्ट्रियोमलेशिया इसको आप लिख लेंगे, ऑस्ट्रियोमलेशिया। ये आपके वयस्क में होता है, रिकेट्स आपके बच्चों में होता है विटामिन डी कमी से। विटामिन ई की बात करूंगा मैं, अगर मैं किसकी बात करूं, विटामिन ई की बात करूं तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाता है विटामिन ई का, टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टोकोफेरॉल आपके विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का क्या कम होना, तो ये आपके विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। और दोस्तों इसके बारे में याद रखिए, अगर आपकी जनन शक्ति कमजोर है तो आपको दूध, मक्खन, आपके पत्ती वाली सब्जियां, ये आपके विटामिन ई का अच्छी स्रोत है, तो ये आपका इसका सेवन आपको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, ये नाम भी आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, इसको मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बार पूछा गया है। विटामिन आपका लास्ट है विटामिन के, विशेष रूप से याद रखना है, विशेष रूप से विटामिन के का नाम याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम है आपका क्या है, फिलोक्विनोन। और दोस्तों इसकी कमी से आपके रक्त का थक्का ना बनना, ये इसकी कमी से रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर आपको कहीं पर चोट लग जाए तो खून बहता ही रहेगा, विटामिन ए की कमी होता है। और इसके स्रोत के बारे में याद कर लीजिए, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको इसका विशेष रूप से क्या सेवन करना चाहिए, आपको विशेष रूप से दोस्तों हरी सब्जियां और टमाटर, हरी सब्जियां टमाटर, तो ये आपके विशेष रूप से आपको इसका सेवन करना चाहिए, आपके विटामिन ए की कमी से अगर आपको रोग है तो। और फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों इतनी बात बता दें तो एक विशेष बात जो अंतिम में मैं आपको बताता हूँ, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि विटामिन की बात करता हूँ तो विटामिन का जो आविष्कार है ये आपके फंक ने किया था। किसने किया था, आपके फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही आपके किया था। कब, 1911 ईस्वी में। ये बातें आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। और ये अतिरिक्त जानकारी जो है आपके नोटबुक में लिखी रहनी चाहिए। दो बातें आपको बताई पहले थे कि विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं, और ADE के ये आपके वसा में घुलनशील हैं। सीधे परीक्षा पूछा जाता है तो ये बातें आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। और सबके बारे में एक एक जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, तो ये बात आपको नोटबुक में लिखी रहनी चाहिए और विशेष रूप से याद होनी चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब तो बिल्कुल आसानी के साथ इसका आंसर आप बता लेंगे कि विटामिन B2 का नाम आपके रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लेविन। थायमिन याद है, थायमिन आपको याद आ रहा है, थायमिन किसका रासायनिक नाम था, थायमिन, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि विटामिन B1 का। हीमोग्लोबिन क्या दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है जिसकी इसी की वजह से आपके रक्त की जो कलर होता है आपके लाल रंग का होता है। और रेटिनॉल किसका नाम है, याद है, बिल्कुल सही याद आ रहा है कि आपके विटामिन ए का, जिसकी कमी से रक्तवृद्धि रोग होता है, इसका रासायनिक नाम के रेटिनॉल था। तो ये बातें हो गई दोस्तों। अब हमारा दोस्तों समय हो चुका है, आपके लगभग 24 मिनट का 20 मिनट का सेशन होता है, समय ज़्यादा लग गया आपको अतिरिक्त जानकारी देने में। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।